मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रहित के प्रकार। ठीक है, राष्ट्रहित के प्रकार। बस एक बार फिर आपसे वही लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपके हाथ में है। मित्रों, मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रहित के दो प्रकार बताए हैं, अर्थात दो प्रकार के राष्ट्रीय हित बताए हैं मॉर्गेनथाउ ने। ठीक है, उसमें कौन कौन सा? बहुत आवश्यक हित और कम आवश्यक हित। बहुत आवश्यक हित वो होता है जो स्थिर एवं मार्मिक होता है, जैसे एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अर्थात जो हित आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिसके लिए आप लड़ाई भिड़ाई मार पीट सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, वो होता है बहुत आवश्यक हित। ठीक है, जिनके लिए आप युद्ध तक भी जा सकते हैं, वो है बहुत आवश्यक हित। दूसरा है कम आवश्यक हित, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील हित, अर्थात जो समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए, एक राष्ट्र के लिए सबसे जो जरूरी है, स्थिर है, वो होता है एकता, अखंडता और संप्रभुता। जरूरी है, वो कभी नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति का जो सबसे जरूरी हित होता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये तीनों चीजें राष्ट्र के लिए भी जरूरी है, व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, और इन चीजों के लिए हम पूरा संघर्ष कर सकते हैं। दूसरे हित तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों हितों को छोड़ा नहीं जा सकता, और इन तीनों के लिए हम युद्ध तक भी जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो उसे कहते हैं बहुत आवश्यक हित। और जो हित परिवर्तनशील होते हैं, आज हैं कल नहीं है, तो फिर हम मान सकते हैं कोई बात नहीं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है। चलो, थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने 6 प्रकार के राष्ट्रीय हितों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। जैसे रॉबिन्सन ने क्या कहा है 6 प्रकार में? प्राथमिक हित, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, राष्ट्र युद्ध के लिए भी तैयार होता है। मित्रों, जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसा कि मॉर्गेनथाउ ने कहा था, एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए राष्ट्र लड़ाई के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसके बगैर राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, और जिसके बगैर हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, उसके लिए हम मरने और मारने तक के लिए भी उतारू हो सकते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि अपने प्राण बचाने के लिए अगर दूसरों को मारा जाए, तो वही है ये प्राथमिक हित। अपना राष्ट्र अस्तित्व को बचाने के लिए अगर युद्ध करता है, तो वो है प्राथमिक हित। ठीक है, दूसरा है गौण हित या द्वितीयक हित। प्राथमिक हितों से यह कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राष्ट्र के हितों के लिए अनिवार्य और बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये समय और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्र शक्तिशाली है तो इनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कम शक्तिशाली है तो भी जितना हो सकता है संबंधों के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन अपनी बर्बादी को निमंत्रण नहीं देगा। यानी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन नंबर 1 से महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए राष्ट्र मरने मारने को उतारू हो जाए। ठीक है, अगला है अस्थायी हित। अस्थायी हित का मतलब दीर्घकालीन एवं अपरिवर्तनशील हित। जैसे ब्रिटेन का संपूर्ण विश्व पे राज करना। अब ब्रिटेन ये चाहता था संपूर्ण विश्व पर हमारा राज्य बना रहे, और पूरे स्थानों से हमें शोषण हम करते रहें, यहाँ जो कुछ भी है हमारे राज्य में जाता रहे जाता रहे। तो इसे जो है ब्रिटेन अपना अस्थायी हित मान के बैठा था, क्योंकि दीर्घ काल तक था, अपरिवर्तनीय था। क्योंकि अगर जो है द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, तो संभवतः ब्रिटेन जो है अपने उपनिवेशों को छोड़ने वाला नहीं था, कभी नहीं छोड़ता, जब तक कि वहां सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अगला है परिवर्तनशील हित। समय समय पर विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की भलाई के लिए अनिवार्य समझे जाने वाले हित। यानी जो राष्ट्र हर समय, वैसे हमने आपको बता भी दिया शुरुआत में कि राष्ट्र हित परिवर्तनशील होते हैं। तो मान लीजिए समय समय पर यह होता है, आज हमको ये राष्ट्र चाहिए, आज हमारा हित इसमें है, कल हमारा हित उसमें होगा, आज का हित फैक्ट्रियां खोलने में, तो ये चीज परिवर्तनशील होता है, जो समय समय पर राष्ट्र की भलाई के लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है भाई, जब जरूरत पड़ी, जैसे मान के चलिए फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, जरूरत पड़ी दूसरी फैक्ट्रियां खुली, हमने अपना हित समझा, हमने कॉलेज खोल दिया, हित समझा हमने दूसरा कुछ खोल दिया, दूसरे कारखाने हमने खोल दिए, मिलें खोल दी। तो ये चीज परिवर्तनशील होते हैं, जो समय समय पर विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की भलाई के लिए। ऐसे राष्ट्र के अंदर भी होता है। शुरुआत में जैसे मान के चलिए, जब प्राथमिक हित की जरूरत है, प्राथमिक हित पूरे हो जाते हैं, तो राष्ट्र जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, वैसे ही अपने नागरिकों के रहन सहन
जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भी वो करने शुरू कर देगा। हो सकता है उसके बाद अन्य राष्ट्रों से व्यापारिक समझौते करें, अन्य राष्ट्रों के साथ अपने कच्चे माल के प्रयोग के लिए फैक्ट्रियों को अपने राज्य में खोले, टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी अन्य राष्ट्रों से आयात करे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बदले कुछ देना पड़े तो वो भी स्वीकार करे। अब यहाँ पर होता क्या है कि परिवर्तनशील में राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, अन्य अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, तो जिस समय जैसे हमने आपको बताया ना, राष्ट्र के हितों के लिए, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस समय जिन चीजों की जरूरत पड़ जाए सभी क्षेत्र राष्ट्रीय हितों की श्रेणी में आते हैं। तो परिवर्तनशील भी एक उसी प्रकार का एक हित है। अगला है सामान्य हित। सामान्य हित अधिकांश राष्ट्रों पर लागू होता है। जैसे अर्थव्यवस्था, हर राष्ट्र चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, आर्थिक लाभ कमाने के लिए हर प्रकार का कार्य वो करेगा। व्यापार, व्यापारिक संबंध यानी व्यापार के द्वारा भी अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत रखने के लिए वो सारा कार्य करेगा। कूटनीतिक संबंध ये अस्थायी होते हैं, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यापारों का संबंध, कूटनीतिक संबंध, रक्षा सुरक्षा संबंधित जो भी संबंध हो तो ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विशिष्ट हित। विशिष्ट हित में हम क्या कहेंगे? सामान्य हितों से उत्पन्न हित जिसे समय के साथ ही परिभाषित किया जा सकता है। जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए नई अर्थव्यवस्था की प्राप्ति। भाई तीसरी दुनिया का मतलब हम किसको कहेंगे? वही राष्ट्र जो कभी ब्रिटिश गुलाम या अन्य यूरोपीय शक्तियों के गुलाम रहे हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के बाद आजाद हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। ऐसी स्थितियों में इनको अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक नीति इनको क्यों चाहिए थी? क्योंकि इनका जो है किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के गुलाम रहे हैं, तो इनका आर्थिक शोषण जबरदस्त रहा है। ना तो यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी, ना ही अन्य कोई क्षेत्र विकसित किए गए। तो बेचारे जब आज़ाद हो गए तो लगा कि हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए नई आर्थिक व्यवस्था जरूरी था, इनके यहाँ लागू करना, चाहे अपनी विदेश नीतियों के द्वारा, अन्य राष्ट्रों की मदद से, चाहे जो भी हो, ठीक है। क्योंकि शोषित राष्ट्र थे, इनका शोषण किया गया था और इनके पास कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इनकी सारे धन दौलत यूरोपीय राष्ट्र अपने देश में उठा ले गए थे और जब बेचारे गरीबी की अवस्था में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको छोड़ दिया गया था, अब इनके पास क्या बचा? टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और टेक्निकल युग बहुत आगे हो चुका था, ठीक है। तो तीसरी दुनिया, वही तीसरी दुनिया हम उसे कहते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए विकासशील राष्ट्रों को। रॉबिन्सन ने 3 अन्य प्रकार के हितों को भी इसी में जोड़ दिया है। समान हित, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के लिए समान रूप से उपयोगी, जैसे अमेरिका एवं ब्रिटेन, यानी जैसे कहते हैं ना, विचारधारा दोनों की अगर मिलती है तो दोस्ती बनी रहेगी। तो ऐसी कोई चीजें जो दोनों लाइक करें, कई राष्ट्र लाइक करें कि ये होना चाहिए, तो उन दोनों में, तीनों में सीधी सी बात है दोस्ती बन जाएगी और उसको प्राप्त करने का प्रयास वो करेंगे। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, आज आप देख सकते हैं, एक समय था कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने आजाद कराया था। आज की कंडीशन है अमेरिका ब्रिटेन के कंधे पे हाथ रख के ब्रिटेन अमेरिका के पीछे पीछे चलता है। अमेरिका जो कहता है ब्रिटेन उसी को मानता है। अमेरिका ने आम दिखाकर कहेगा कि ये इमली है, तो ब्रिटेन भी उसको सिद्ध कर देगा कि वास्तव में इमली ही है, ठीक है। दोनों ही, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही यूरोप पर किसी अन्य राष्ट्र का आधिपत्य नहीं चाहते। अन्य राष्ट्र के आधिपत्य में सीधी सी बात है वही साम्यवादी सोवियत संघ। बाकी और कौन वहां अधिकार करने की हिम्मत करेगा, और कौन अधिकार करने जाएगा, और वहां की राजनीति में हस्तक्षेप कौन करेगा? यानी समान हित यही है मित्रों कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही यूरोप पर किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप या आधिपत्य नहीं चाहते। पूरक हित, ऐसे हित जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के हितों के समान भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। जैसे भले ही बांग्लादेश से भारत को कोई लाभ ना हो, उदाहरण आपको दे सकते हैं। जैसे भले ही बांग्लादेश से भारत को कोई लाभ ना हो, लेकिन 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग हो जाने से पाकिस्तान की शक्ति जो है आधी हो गई, जो कि भारत के हित में था। भाई भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, अलग भी करवा दिया,
बांग्लादेश से भारत को कोई लाभ ना हो। कुछ दिनों तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति जब तक मुजीबुर रहमान थे वो इरफान को भारत को मानते रहे, लेकिन समय के साथ सभी बांग्लादेशी शासन ने भारत के इरफानों को भुला दिया। ठीक है, भारत के लिए इतना ही क्या कम संतोष है कि पाकिस्तान की ताकत को आधा कर दिया, यानी अपने दुश्मन की ताकत को आधा कर देना ही भारत की एक प्रकार से पूरक हित है। ठीक है, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के आज़ाद एवं शोषण से आज़ादी मिल गई। अब भारत के लिए पाकिस्तान की ताकत को आधा कर दिया, सीधी सी बात है। बांग्लादेश को भी लाभ मिला, भले भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे ना हो। आज के समय में आप देख सकते हैं बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेशी सभी जो है हमारे देश में शरणार्थियों के रूप में घुसे हैं, लेकिन वास्तव में जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो जो है समय के साथ समय पर कभी कभी वहां पर सीमाओं पर गोलाबारी भी करवाती रहती है। कहने का मतलब राष्ट्र विरोधी तत्व के रूप में बांग्लादेश की सरकार भी कभी कभी आग उगलती है भारत के विरुद्ध। अब बांग्लादेश में चूंकि दो गवर्नमेंट आती हैं, एक तो होती है खालिदा जिया की, जो कि जियाउर रहमान की पत्नी थी, और वही जियाउर रहमान है वो जो कि कभी एक समय में वो मुक्ति वाहिनी के सेनापति हुआ करते थे, जिसका भारत ने सपोर्ट किया था। एक की सत्ता आती है जिसे कहते हैं अरे बेटा वो बच्चों हम नाम भूल रहे हैं थोड़ा सा उसका, अरे शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थी। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनको जो है भारत ने जब पाकिस्तान ने कैद कर लिया था बांग्लादेश से, वो पूरी पाकिस्तान से, तो भारत ने उनको छुड़ाकर उनको जो है बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया था। उन्हीं की पुत्री है शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना, और उस समय मुक्ति वाहिनी के अध्यक्ष जियाउर रहमान की पत्नी हैं खालिदा जिया। ठीक है, इन्हीं दोनों के हाथों में सत्ता रहती है। इसमें शेख हसीना तो अपने पिता के अफसानों को मानते हुए भारत के साथ नरमी का व्यवहार करती हैं, लेकिन खालिदा जिया वो भारत विरोधी गतिविधियों में ही संलिप्त पाई जाती हैं। चलिए फिलहाल ठीक है, भारत को भी कम से कम एक लाभ तो हुआ कि पाकिस्तान की ताकत आधी कर दिया इसने। अगला है परस्पर विरोधी हित। ऐसे हित जो ना तो समान होते हैं ना ही पूरक होते हैं, ये प्रायः दो देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। जैसे विरोधी हितों में हम कह सकते हैं कश्मीर हो गया, भारत एवं पाकिस्तान के संघर्षों का कारण है कश्मीर। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। एक बार फिर से आपको याद कराएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।